जय जिनेंद्र दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जातक के वैवाहिक जीवन के बारे में। वैवाहिक जीवन का आकलन हम किस प्रकार से करें, इस कुंडली में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बृहस्पति के स्वभाव के बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप कुंडली मिलान करने जा रहे हैं तो आपको सामने वाले की कुंडली में से क्या देखना चाहिए, कैसे उसका आकलन करके निकालना चाहिए कि ये इंसान की मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। उस पर आज हम वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों ये एक पुरुष जातक की कुंडली है, आप डिटेल नोट कर सकते हैं। 27 अप्रैल 79 शाम को 4:57 लुधियाना का जन्म है। अब हम इसकी जन्म कुंडली को ओपन करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि कन्या लगन की जन्म कुंडली है और मेष राशि है। दोस्तों इस कुंडली में कन्या लगन में लग्नेश इसका सप्तम घर में बैठा हुआ है जो नीच का है। 7th हाउस में मंगल, बुध और शुक्र 3 ग्रहों की युति है। तो सप्तम घर थोड़ा सा हैवी हो गया यहाँ पर, लेकिन सप्तम पर उच्च के बृहस्पति की भी दृष्टि है। ये बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर हमें नज़र आता है। लेकिन लग्नेश का नीच होकर शुक्र के साथ बैठना लग्नेश का नीच भंग भी करता है। लेकिन अगर हम किसी कुंडली का आकलन करने जा रहे हैं, हमें सबसे पहले ये देखना है कि सप्तम पर कौन कौन से बुरे प्रभाव आ रहे हैं। सबसे पहले अगर किसी के वैवाहिक जीवन का हम आकलन करने जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर मंगल भी साथ में बैठा हुआ है। मंगल इस कुंडली का 8th लॉर्ड है, अष्टम भाव का स्वामी होकर वो सप्तम के साथ बैठा हुआ है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है और बुध के साथ बैठा हुआ है। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि बुध को सबसे ज़्यादा दिक्कत मंगल ग्रह ही दे रहा है, क्योंकि बुध 16 डिग्री का है, मंगल 22 डिग्री का है। वो तो बुध की आगे की यात्रा में मंगल ही उसके लिए रुकावट पैदा कर रहा है, यानी उसके जीवन में समस्याएं पैदा कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर लग्नेश भी बुध है जो नीच का है, यानी जातक की जो विचारधारा है या बुद्धि है वो निर्णय लेने में इतनी सक्षम नहीं है, क्योंकि बुध नीच का है। लेकिन मंगल उसके आगे बैठने के कारण मंगल अहंकार का कारक भी है, लोभ का कारक भी है। तो ऐसे इंसान के अंदर, बुद्धि के अंदर कहीं ना कहीं अग्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है, यानी उसकी सोच जो है अहंकार से बढ़ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है। तो ऐसे में मंगल वही काम करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर मंगल बुध को खराब करने की कोशिश करेगा। शुक्र मंगल की युति सप्तम भाव में होना भी जातक के लिए इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन शुक्र मंगल के साथ बुध का बैठना एक तरह से जातक को कई प्रकार के व्यसनों में भी लेकर जाता है, क्योंकि सप्तम हाउस काम त्रिकोण का है। उसमें से शुक्र मंगल बुध का बैठना, 3 ग्रह अगर एक साथ बैठते हैं तो जातक का जो वह विहार है, जो संगत है, वो गलत दिशा की ओर भी चली जाती है। लेकिन बृहस्पति उच्च का होकर जो 7th लॉर्ड भी है वो उसको देख रहा है, तो जातक की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करेगा। दोस्तों बृहस्पति को उच्च का देखकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालकर ये हमें निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि वो जातक की शादी बचा लेगा। अगर 7th हाउस का कारक पर बुरा प्रभाव आ रहा है तो बृहस्पति अगर दृष्टि डाल रहा है तो इसका मतलब है कि वो जातक की गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है, ना कि शादी बचाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे कि बृहस्पति की डिग्री भी 7 है, तो उन ग्रहों से उनकी डिग्री कम है, शुक्र मंगल बुध की डिग्री से कम है। तो बृहस्पति जितना मर्जी जोर लगा ले, इस जातक की मैरिज लाइफ को नहीं बचा सकता, उतनी अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकता। और दोस्तों यहाँ पर शनि राहु की युति 12वें घर में है, जो जातक को शैया सुख नहीं लेने देगी, जातक को 12वें घर से रिलेटेड मामलों में दिक्कत परेशानी करेगी। यहाँ पर आप देखिए मंगल की दृष्टि दूसरे घर में जा रही है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मंगल की दृष्टि दूसरे घर में जा रही है और शनि की दृष्टि भी दूसरे घर में जा रही है। शनि राहु का प्रभाव लेकर दूसरे घर में दृष्टि डाल रहा है। तो ऐसे में जातक का दूसरा घर जो वाणी भाव है वो भी खराब हो गया, जिसके कारण जातक के जीवन में परेशानियां रहेंगी। ऐसा जातक जो है अल्कोहल का भी प्रयोग करेगा, क्योंकि शनि मंगल दोनों की दृष्टि है और चंद्रमा भी देख रहा है। इस कारण लिक्विड पदार्थ बनता है, यानी जातक को कहीं ना कहीं शराब आदि चीज़ों का व्यसन जरूर रहेगा, मादक पदार्थों का व्यसन भी रहेगा, जिस कारण जातक की मैरिज लाइफ पर इसका असर रहेगा। क्योंकि मंगल की दृष्टि सप्तम से उठकर आ रही है, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान वो सप्तम हाउस को ही करेगा। तो ये सब बात
से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जातक की मैरी लाइफ अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। और दूसरी बात है कि इस कुंडली में जो 7th हाउस है उसके एक तरफ केतु बैठा है, दूसरे तरफ उच्च का सूर्य बैठा है। तो ऐसे में ये 7th हाउस पाप कर्त्री की श्रेणी में भी आ जाएगा। और जातक का जो चंद्रमा है दोस्तों, यहाँ पर हम सूर्य और चंद्रमा की युति है, यानी जातक का जन्म अमावस के एकदम अगले दिन का है, क्योंकि चंद्रमा की डिग्री ज़्यादा है तो अमावस का प्रभाव भी कहीं ना कहीं इसके जीवन में रहेगा, जो इसके जीवन में संकट और परेशानियां उत्पन्न करेगा। लेकिन बृहस्पति उच्च का बचाने में इतना समर्थ नहीं है दोस्तों, क्योंकि बृहस्पति की डिग्री कम है और शुक्र मंगल बुध की डिग्री ज़्यादा है। तो ऐसे में सिर्फ वो जातक की गलतियों को समाज की नज़रिए से, समाज के परिप्रेक्ष्य से वो जातक की गलतियों को बचाने की कोशिश करेगा और समाज और दुनिया को इसके बारे में पता नहीं लग पाएगा। लेकिन जातक का वैवाहिक जीवन शुक्र मंगल और बुध के कारण सुपौल रहने की संभावना है, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है, मंगल पति का कारक है और बुध इनमें से तीसरा कोई इंसान शामिल हो जाता है। बुध के कारण या कम्युनिकेशन गैप शुरू हो जाता है, ऐसे इंसान का अपनी पत्नी से साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहेगा, या फिर ऐसे इंसान को कोई अपनी बातों से उलझाकर, जैसे ऐसा इंसान कानों का कच्चा हो सकता है जो पति पत्नी के बीच में दरार उत्पन्न कर सकता है। तो बुध के कारक तत्व पति और पत्नी के रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बुध नीच का है, इसलिए ऐसा इंसान कानों का कच्चा भी हो सकता है। तो ये सब बातें हमें सभी तरीक़ों से मिलाकर देखनी है कि जातक का व्यवहार कैसा है और जातक के कौन से ग्रह ज़्यादा एक्टिव हैं जो जातक की मैरी लाइफ को नहीं बचा सकते। और साथ ही साथ अगर हम इस जातक की महादशा की बात करें तो 2004 से इसकी राहु की महादशा चल रही है। तो राहु की महादशा चल रही है तो राहु प्रधान है, तो ऐसे में राहु की गतिविधियां ज़्यादा रहेंगी, इसलिए बृहस्पति का प्रभाव ऑटोमेटिक कम ही रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की जो सरकार है वो आई ही नहीं, इसलिए बृहस्पति उतना सक्षम भी नहीं रहेगा कि वो सप्तम हाउस को बचा ले। इसलिए राहु महाराज जो 12वें घर में बैठे हैं वो सप्तम घर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। राहु 8वीं टक्कर से मारेगा, क्योंकि कई बार जो ग्रह जहाँ बैठा होता है उससे जो 8वें घर में जो प्लैनेट बैठे होते हैं वो भी उसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। यहाँ पर मैं राहु की 8वीं दृष्टि की बात नहीं कर रहा, जो भी ग्रह आपस में षडाष्टक में होते हैं वो एक दूसरे को बहुत तंग करते हैं। षडाष्टक वाले ग्रह एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में राहु और शनि सप्तम घर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे और मंगल और शुक्र को बहुत ज़्यादा तंग करेंगे, जिससे जातक की वैवाहिक जीवन को बचना बहुत ज़्यादा असंभव सा हो जाएगा। तो ये सब बातें अगर हम देखेंगे तो जातक के बारे में आइडिया लगा पाएंगे। इसमें हमें जब भी हमारे पास कोई जन्म कुंडली आती है तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि इस जातक के कितने गुण मिलते हैं आपकी बेटी के साथ या आपके बेटे के साथ कितने गुण मिल रहे हैं, वो कोई मैटर नहीं करता दोस्तों। अगर जातक का वैवाहिक जीवन खराब है वो कितने भी गुण मिल जाएं वो शादी को नहीं बचा पाएंगे, स्पॉइल करेंगे। और बृहस्पति का प्रभाव भी यहाँ पर देखना ज़रूरी होता है कि बृहस्पति कितना बचाने में सक्षम है। एकमात्र सर्वाइवर ग्रह बृहस्पति ही होता है जो अपनी दिव्य दृष्टि से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर भी पाप प्रभाव यहाँ पर जातक के जीवन को नहीं बचा पाएगा। और यहाँ पर एक बात हो गया है कि यहाँ पर शनि वक्री भी है। जब शनि वक्री होता है तो बृहस्पति की तरफ जाता है, पीछे की ओर जाता है, तो वो राहु का प्रभाव लेकर बृहस्पति की ओर जाता है, तो बृहस्पति के गुण भी खराब हो जाते हैं। बृहस्पति भी जो बहुत शुभ दिखाई दे रहा है वो इतना शुभ नहीं रहता, क्योंकि शनि राहु का प्रभाव बृहस्पति में शामिल हो जाता है। तो ऐसे इंसान जो बृहस्पति को हम जीव कारक भी मानते हैं, तो जीव कारक के जब शनि राहु का प्रभाव होगा तो ऐसा इंसान व्यसनों का शिकार होगा, गलत संगत का शिकार होगा। तो ऐसी बातों के कारण वो किसी की बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसका लग्नेश पहले से ही नीच का है। अगर लग्नेश नीच का है तो उसकी बुद्धि अपने वश में नहीं है, क्योंकि उसके साथ मंगल का प्रभाव भी है। जब नीच के प्लैनेट के साथ कोई बुरा प्लैनेट उसका शत्रु ग्रह भी बैठ जाए तो बुद्धि अपने वश में नहीं रहती है। ऐसे इंसान की बुद्धि को कोई और कंट्रोल भी कर लेता है, तो किसी की बातों में आ जाना, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है। तो ये सब बातें आप देखकर किसी के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस जन्म कुंडली के माध्यम से आपने समझने की कोशिश की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।